नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रजनीगंधा की खेती से किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। फल मक्खी कीट कद्दू वर्गीय सब्जियों में पहुंचा रहा है अधिक नुकसान, करें समय रहते नियंत्रण। पिछले कुछ समय से खेती में काफी बदलाव हो रहा है। किसान पारंपरिक खेती छोड़ व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए रजनीगंधा की खेती भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि बाजार में रजनीगंधा की खूब मांग है। आज बुके से लेकर शादी फंक्शन में इसका प्रयोग बहुत होता है। आप इसकी खेती में किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, जहाँ तक रजनीगंधा पुष्प की बात है तो ये बहुत ही खूबसूरत पुष्प है। हम रजनीगंधा में बताना चाहेंगे कि दो तरह के इसमें पुष्प होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल पेटल, जिसमें 5 पंखुड़ी होती है, और एक होता है डबल पेटल, जिसमें 10 से 12 पंखुड़ियां होती हैं, जो काफी घना होता है। लेकिन खुशबू सबसे ज्यादा सिंगल पेटल में होती है, और जिसका माला और लरी और ये सब बनता है, बुके में इस्तेमाल होता है। और डबल पेटल फ्लावर बेस और बुके में इस्तेमाल होता है, और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग थोड़ा डिले होती है, फ्लावरिंग डिले होती है। तो ऐसे में हम आपको सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों को सिंगल पेटल की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो पूरे देश में अच्छी कर रही है। उसका नाम है प्रज्वल। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, रजत रेखा है, फूले रजनी है, अर्का निरंतरा है, ये सब वैरायटीज हैं, बट प्रज्वल सबसे अच्छी वैरायटी है। तो इसका कंद लगता है, कंद को लेके और आप इसको खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके लगाएं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। देखिए, जब कंद लगाने की बात शुरू होती है, यानी रजनीगंधा के कंद की जब बुआई करते हैं, तो उससे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और अपलैंड हो या मीडियम लैंड हो, और सैंडी सॉयल या सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें पानी का सिंचाई का मतलब मेरे कहने मतलब पानी से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रजनीगंधा की फसल में फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें आवश्यक मात्रा में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद का होना जरूरी है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 8 से 10 टन गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद देना चाहिए। और उसके बाद जब रोपाई करें तो रोपाई से पूर्व 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा रोपाई से पहले, और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है, उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं।
साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है और समय समय पर इसकी निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और ये करीब 2.5 से 3 महीना में फ्लावरिंग शुरू कर देती है और लगभग नवंबर तक, जब तक कि अच्छी तरह से जाड़ा नहीं पड़ती है, तब तक इसके फ्लावर्स निकलते रहते हैं। यानी अगर हम यूँ कहें तो हर 1.5 महीने पर एक बल्ब का इनिशिएशन ऊपर होता है और ये निकलकर उसमें पुष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है। रोपाई के बाद जब कंद के अंकुएं निकलने लगे तब सिंचाई से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। सिंचाई की योजना मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था और भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आवश्यकतानुसार माह में कम से कम एक बार खुरपी की मदद से हाथ द्वारा खरपतवार निकालना या निराई गुड़ाई करें। तो इस तरह से साल भर की अगर हम बात करें तो 12 से 15 फूल एक कंद से निकलते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वह है फल मक्खी कीट। ये फल मक्खी कीट फलों को काणे कर देती है, जिससे फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आती है और ऐसे फलों का बाजार में भाव भी काफी कम मिलता है। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता से। किसान बहनों एवं भाइयों, आज हम आपसे ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, घिया, तोरी, खीरा और टमाटर में एक मुख्य कीट की समस्या, जहाँ पर भी आप इस फसल को उगा रहे हैं वहाँ पर ये मुख्य कीट की समस्या होती है, जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं या हम इसे फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। ये फल मक्खी सीधा फल के ऊपर आक्रमण करती है। तो जैसे मैंने आपको ये कुकुरबिट्स हैं जो बेल वाली हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें ये जब अभी फल थोड़ा सा बना हुआ था और काफ़ी नरम ही होता है, तब ये उसके भीतर अपने अंडे, फल के भीतर अपना ये एक अंग है इसमें, उसको अंदर डालकर फल के भीतर चावल के दाने की तरह सफ़ेद छोटे छोटे अंडे फल के भीतर दे देती है और उनमें से 4-5 दिन में शिशु निकल कर, जो छोटे से अभी तो 1 mm 2 mm के होगा शुरू में, वो अंदर का गूदा खाना शुरू कर देंगे और 8-10 दिन में वो 3 अवस्थाएं पार करके जब उनका पेट भर जाएगा तो वो फ्रूट में से बाहर निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें प्यूपा की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद उसमें से प्यूपा में से फिर से वो मक्खी जो है वो 8-9 दिन के बाद मक्खी निकल जाएगी और ये जो जीवन चक्र हुआ, अंडे देने से वयस्क बना,
ये लगभग 1 महीना इसको लगता है और 1 महीने में एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है। और जो आपकी क्रॉप्स लगी हैं उनके ऊपर इसका आक्रमण हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि यदि हम कोई भी नियंत्रण का तरीका ना अपनाएं तो कई बार 60, 70, 80% तक भी हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। बाहर से आपको जो फल अच्छा दिखेगा लेकिन उसमें एक गोंद सा आपको नजर आएगा, जिससे ये पता लग जाता है कि मक्खी ने इसके भीतर अंडे दे दिए हुए हैं। और जो टमाटर है उसको जैसे ही वो रंग परिवर्तित करने लगेगा अपना, तो उसके भीतर भी ये अंडे दे देती है। और जैसे ही हम उस टमाटर को कुछ दिन के बाद अगर दबाएं तो उसमें से वो थोड़ा सा झाग सा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर को। उससे पता लग जाता है कि इसके भीतर भी अंडे ये फल मक्खी दे चुकी है। तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि किसान जो है उसका मुख्य जो एम है वो होता है कि नियंत्रण करना है। इसके अलावा फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। इसका असर 2 माह तक रहता है, लेकिन अगर यह ट्रैप उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का टैप खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए बाजार में उपलब्ध रासायन मिथाइल यूजिनाल, अल्कोहल और डाइक्लोरोवास का 4, 6 और 1 अनुपात का घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं और जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है इस तरीके से गुटके को लगा दें, जिसमें फल मक्खी का नर कीट आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये टैप 1 महीने तक अच्छी प्रकार से काम करते हैं। अगर ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो एक और भी आसान विधि है। किसी घड़े या अन्य पात्र में गुड़ का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मेलाथियान कीटनाशी मिला दें और जगह जगह रख दें। इससे भी फल मक्खी कीट पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। हमने कुछ गंधपाश या ट्रैप्स जिनको हम बोलते हैं, नर आकर्षक गंधपाश हमने विकसित किए हुए हैं, जिसमें इन मक्खियों के नर आकर्षित होकर उस बोतल के अंदर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। और ये कम से कम 300, 400 आपको फ्लाइज जो है उस ट्रैप के अंदर नजर आ जाएंगी। तो हम 8-10 ट्रैप अपने पूरे फील्ड में लगा सकते हैं। तो तीसरा ये हम कर सकते हैं कि हम गंधपाश का प्रयोग भी कर सकते हैं। और चौथा है कि हम कीटनाशक का प्रयोग भी करेंगे। तो हम इसमें वैसे पहले तो हम गुड़ और मेलाथियोन का छिड़काव बताते थे। 10 ग्राम गुड़ और 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर हमें फसल पर छिड़काव करना है। और यदि गुड़ नहीं भी हम डाल पा रहे हैं तो हम 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे फ्रूट है जिन पे आपको मक्खी का आक्रमण नजर आ रहा है उनको आपने तोड़ लेना है। और जितने भी ये प्रभावित फल है एक 2 फुट का गड्ढा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनाकर उसमें डाल देने हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से कोई 15-20 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक परत उसके ऊपर कवर कर देना है, ताकि उनमें से मक्खी ना निकल सके। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेनिल 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फल वृक्ष पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है कि या तो आप छिड़काव करने से पहले फल तोड़ लें, यदि आपको लगता है कि कुछ फल तोड़ सकते हैं, या फिर कम से कम 7-8 दिन का आप गैप दे दें छिड़काव के बाद, फिर फल को तोड़कर फिर मंडी में आप भेजें। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। घर बैठे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले आने वाले 3 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने
और वर्षा नहीं होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भंडारण से पूर्व अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें और अनाज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही बोरियों, ड्रम या कोठी में भरें। जहां तक संभव हो अनाज के भंडारण के लिए नई बोरियों का ही प्रयोग करें। अगर आप पुरानी बोरियों में अनाज को भंडारित कर रहे हैं तो उससे पूर्व उन्हें कीटनाशक दवा से उपचारित कर लें। साथ ही धूप में अच्छी तरह से सुखाकर ही अनाज का भंडारण करें। भंडारण गृह की मरम्मत करें। दीवार और फर्श के टूटे होने पर सीमेंट या गोबर से लीप कर उसे सही तरीके से अच्छा कर लें। किसान भाई गेहूं की फसल की कटाई करें और थ्रेशिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आपके यहाँ फल मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। पशुओं को आंतरिक परजीवियों से बचाने के लिए पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आंतरिक परजीवी नाशक दवा अवश्य दें। इस समय किसान भाई रबी फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों को खेत में न जलाएं। इसके लिए केंद्रीय हल, पिलाऊ, रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से फसल अवशेषों को खेत में ही मिट्टी में पलट दें। इससे खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी और अगली फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर से जगदीश प्रसाद जी ने। आप जीरो बजट खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं और इससे क्या लाभ होते हैं, ये किस प्रकार उपयोगी है, इन सब विषयों के बारे में आपने जानकारी चाहिए है। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, देश की आवश्यकता अनुसार अलग अलग तकनीक विकसित हुए। आज शुरू में तो पारंपरिक कृषि थी जो गोबर खाद पर आधारित है, लेकिन उसमें जो देखा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, पर्याप्त हमें अन्न खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो हरित क्रांति को हमने स्वीकार किया। लेकिन हरित क्रांति ने कुछ हद तक तो हमारी समस्या हल किया, लेकिन आज हम लाखों टन दालें आयात कर रहे हैं, लाखों टन खाने का तेल आयात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से विनाश हो रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, उत्पादन घट रहा है, लोग भाग रहे हैं खेती छोड़कर। तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी रासायनिक कृषि को भी त्यागना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जब विकल्प ढूंढना का वो जैविक कृषि का, जैविक कृषि भी विदेशी है, लेकिन उसने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, उत्पादन घटता गया और लागत का मूल्य बहुत बढ़ता गया, तो किसान ने उसको भी नहीं स्वीकारा। सुभाष पालेकर बताते हैं कि जब खेत में पर्याप्त इनपुट डालने के बाद भी उत्पादन नहीं बढ़ा तो उन्होंने अपने कृषि शिक्षक से इसका निदान पूछा, तो उन्होंने इनपुट बढ़ाते रहने के लिए कहा। इसके बाद वह इसके समाधान के लिए जंगलों की तरफ चले गए। जंगल में जाकर उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि बिना मानवीय सहायता के हरे भरे जंगल खड़े हैं, यहाँ के इनके पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक कौन डाल रहा है? जब यह बिना रासायनिक खाद के खड़े रह सकते हैं तो हमारे खेत क्यों नहीं? इसी को आधार बनाकर मैंने बिना लागत की खेती करने का अनुसंधान शुरू किया। जीरो बजट खेती के कुछ विशेष मुद्दे। यह प्रकृति, विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इस पद्धति में आपको रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैविक खाद, केचुआ खाद एवं जहरीले रासायनिक जैविक कीटनाशक जैसे कोई भी उर्वरक खरीदना नहीं है। केवल एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हो, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित।
इस कृषि पद्धति अनुसार आपको केवल 10% पानी एवं 10% बिजली की आवश्यकता है। इसका मतलब पानी एवं बिजली की बचत। इस प्राकृतिक खेती में उत्पादन रासायनिक एवं जैविक खेती से बिल्कुल कम नहीं मिलेगा, ऐसा पालेकर का कहना है। उत्पादित माल पूर्णतः जहर मुक्त, पोषक, उच्च गुणवत्ता और स्वाद होने से उपभोक्ताओं की ज्यादा मांग से दाम भी अच्छा मिलता है। रासायनिक खेती से मानव, पशु, पंछी, पानी, पर्यावरण का विनाश होता है, परंतु जीरो बजट प्राकृतिक खेती से इन सब का विनाश रुकता है और प्राकृतिक संसाधनों की शाश्वतता बढ़ती है। शून्य लागत खर्च, उत्तम गुणवत्ता, अच्छी मांग, योग्य मूल्य, ऐसे खेती से गांव से शहर होने वाला मानवीय स्थलांतर रुक जाता है। पालेकर कहते हैं कि हम धरती माता से लेने के बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, यानी बंजर होती जमीन को कैसे उर्वरक बनाएं, इस पर सोचना जरूरी है। उपज के लिए मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना चाहिए। खेतों में नमी बनी रहे, इसके लिए ही सिंचाई करें। हरी खाद लगाएं, देसी बीजों से ही खेती करें। इसके लिए बीजोपचार विधि अपनाएं। फसलों में विविधता जरूरी है। मिश्रित खेती करें। द्विदलीय फसलों के साथ एक दलीय फसलें लगाएं। खेत में आच्छादन करें, यानी खेत को ढककर रखें। खेत को ढकने से सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और जमीन को छिद्रित, पोला और पानीदार बनाते हैं। इससे नमी भी बनी रहती है। खेत का ढकाव एक और जहां जमीन में जल संरक्षण करता है, यहाँ के उथले कुआं का जल स्तर बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर फसल को कीट प्रकोप से बचाता है, क्योंकि वहाँ अनेक फसल के कीटों के दुश्मन निवास करते हैं, जिससे रोग लगते ही नहीं हैं। इसी प्रकार रासायनिक खाद की जगह देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से बने जीवामृत व अमृत पानी का उपयोग करें। यह उसी प्रकार काम करता है जैसे दूध को जमाने के लिए दही। इससे भूमि में उपज बढ़ाने में सहायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी। एक गाय के गोबर, गौमूत्र से 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है। कुल मिलाकर इस जीरो बजट खेती से भूमि और पर्यावरण का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, भूमि में उत्तरोत्तर उपजाऊपन बढ़ेगा, किसानों को उपज का ऊंचा दाम मिलेगा और जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें रासायनिक खेती का योगदान बहुत है, उससे निजात मिल सकेगी। किसान और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और खुशहाल होंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।